राजवीर और अर्पिता का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। राजवीर की माँ राधिका बहुत ही खुश थी, क्योंकि आज उनके इकलौते बेटे का विवाह हुआ था। उनके घर में खुशियों का आगमन हुआ था। राजवीर के पिता का कुछ वर्ष पहले देहांत हो गया था। राजवीर प्राइवेट जॉब करता था। उसका वेतन बहुत ज़्यादा नहीं था, किसी तरह बस गुजर बसर हो जाती थी। अर्पिता भी साधारण घर परिवार से ही थी। अर्पिता को कम वेतन में भी गुजर बसर करना आता था, इसीलिए उसको भी कम वेतन से कुछ परेशानी नहीं थी। वो वैसे भी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी नहीं थी। उन तीनों की जिंदगी बहुत अच्छे से बीत रही थी। उनकी शादी को 3 साल बीत गए थे। राधिका उन दोनों से अक्सर बच्चों के लिए कहती रहती थी, किंतु अर्पिता और राजवीर इस बात से चिंतित हो जाते थे। उन्होंने एक बार डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने दोनों की जांच की थी। जांच में पता चला कि राजवीर में ही कुछ कमी है, जिस वजह से वो निसंतान है। लेकिन ये बात वो माँ को नहीं बताना चाहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राधिका जी अर्पिता को बात बात पर भला बुरा कहने लगी। दादी बनने की चाह ने उनको अंधा बना दिया था। ये बात राजवीर को अच्छी नहीं लगती थी। राजवीर माँ को सब बता देना चाहता था, लेकिन अर्पिता ने उसको अपनी कसम देकर ऐसा करने से रोक रखा था। वो किसी बच्चे को गोद भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से माँ को इसकी वजह बतानी पड़ती, और उनको तो अपना खून चाहिए था। वो इस बात के लिए वैसे भी कभी राजी नहीं होती। आईवीएफ पद्धति से कुछ हो सकता था, लेकिन उसमें काफ़ी पैसा लगता और पूरी गारंटी भी नहीं थी कि संतान हो भी जाए। एक दिन राजवीर और अर्पिता साथ में बाहर घूमने गए। वहां उनकी मुलाकात अर्पिता के पुराने मित्र रोहन से हुई। रोहन और अर्पिता साथ ही पढ़े थे। दोनों ने एक ही डिग्री कॉलेज से साथ में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। रोहन भी अपनी पत्नी रिया और 2 वर्ष के छोटे बेटे कुणाल के साथ वहां आया था। रोहन के विवाह को भी 3 वर्ष हो गए थे, मतलब कि दोनों का विवाह एक ही महीने के आसपास ही हुआ था। इसी कारण दोनों एक दूसरे के विवाह में नहीं आ सके थे। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। कॉलेज में दोनों को साथ देखकर बाकी सब दोस्त उन दोनों की चर्चा करते रहते थे। ऐसा होना भी था, क्योंकि रोहन मन ही मन अर्पिता से प्यार करता था, लेकिन अर्पिता रोहन को सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही मानती थी। ये बात रोहन को भी अच्छे से पता थी, और इसी कारण उसने अर्पिता से कभी अपना प्रेम जाहिर नहीं किया था। लेकिन अर्पिता रोहन के मन की इस भावना को समझ गई थी। आखिर वो एक स्त्री है और पुरुषों के हाव भाव को समझती थी, पर फिर भी वो उसकी भावनाओं की कद्र करती थी, लेकिन प्रेम नहीं करती थी। आज इतने वर्षों के बाद अर्पिता को देखकर रोहन पुराने ख्यालों में कहीं खो गया था। अर्पिता ने कहा, रोहन इनसे मिलो, ये है मेरे पति राजवीर। तुम कैसे हो, कहाँ खो गए? अपनी पत्नी से हमारा परिचय नहीं कराओगे? इतना सुनते ही रोहन जैसे नींद से जागा हो, बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, इनसे मिलो, ये मेरी पत्नी रिया है और ये मेरा नन्हा मुन्ना बेटा कुणाल है। अर्पिता को कुणाल से मिलकर बहुत अच्छा लगा और उसका भी मातृत्व जैसे जाग गया। रोहन से रिया ने पूछा, क्या अर्पिता भी हमारी शादी में आई थी? रोहन ने बताया कि हमारी शादी की तारीख आस पास ही थी, इस वजह से हम एक दूसरे की शादी में नहीं आ पाए थे। रिया ने अर्पिता से पूछा, तुम अपने बच्चे को साथ नहीं लाई? रिया की इस बात ने मानो अर्पिता के जख्मों को कुरेद दिया था, लेकिन राजवीर ने बात को संभाल लिया और अर्पिता की जगह जवाब देते हुए कहा कि अभी हमारे बच्चे नहीं हैं। फिर उन्होंने एक दूसरे के फ़ोन नंबर ले लिए और एक दूसरे को घर आने का न्योता देकर अपने अपने घर को वापस चले गए। राजवीर और अर्पिता घर पहुँचे तो माँ ने नाराजगी भरे लहजे में उनसे कहा, घूम आए दोनों, घर के काम के लिए तो नौकरानी है ही घर में। राजवीर कुछ कहना चाहता था, पर अर्पिता ने रोक लिया। अर्पिता आते ही घर के कामकाज में जुट गई। राजवीर अर्पिता के पास आकर बोला, माँ भी बिना बात के तुम्हें डांटती रहती हैं। तुम तो घर का सारा काम करके ही गई थी, और वैसे भी तुम कहीं जाती ही कहाँ हो? हम बहुत दिनों बाद तो कहीं गए थे। अर्पिता ने कहा, माँ जी को मुझसे बस एक ही शिकायत है, जब वो दूर हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। एक दिन अर्पिता शाम के समय बाजार गई थी।
वहीं रास्ते में उसको रोहन ने देख लिया। वो कार से अपने ऑफिस से आ रहा था। उसने अर्पिता को आवाज़ लगाई। अर्पिता ने उसकी ओर देखा। रोहन अपनी कार से उतरकर अर्पिता की ओर आने लगा तो अर्पिता ने रुकने का इशारा किया और खुद ही उसके पास आ गई। अर्पिता बोली, रोहन तुम यहाँ कैसे और कहाँ से आ रहे हो? रोहन बोला, मेरा ऑफिस इसी तरफ शिफ्ट हो गया है। और तुम बताओ, तुम कैसी हो? उस दिन के बाद से तो तुमने बात भी नहीं की। बस यहाँ पर घर का कुछ सामान लेने आई थी। अर्पिता बोली, आओ बैठो, तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। लेकिन अर्पिता ने मना कर दिया। कहा कि घर पास ही में है मेरा, अपने आप चली जाऊंगी मैं। उसके मना करने पर रोहन ने कहा, अपने घर की चाय का खर्चा बचा रही हो। अब अर्पिता के पास कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उसको साथ घर ले जाना पड़ा। रोहन को घर का रास्ता तो उसने समझा दिया था, लेकिन मन ही मन में सोच रही थी कि राजवीर ऑफिस से आया होगा या नहीं। अगर नहीं आया होगा तो पता नहीं माँ जी क्या सोचेंगी और कैसे उन्हें समझाऊंगी। बस इसी सोच में अचानक रोहन ने पूछा, तुम्हारा घर कौन सा है? तब अर्पिता ने इशारे से उसे अपना घर दिखाया और घर के पास रुकने को कह दिया। घर पहुंचे तो दरवाज़ा राजवीर ने ही खोला। वो भी ऑफिस से अभी अभी घर आया था। राजवीर को देखकर अर्पिता की जान में जान आई। रोहन को देखकर राजवीर ने उसका अभिवादन किया और अर्पिता से पूछा, ये तुम्हें कहाँ मिल गए? अर्पिता बोली, पहले अंदर तो आने दो रोहन को, फिर आराम से पूछते रहना। रोहन अंदर आकर बैठ गया और अर्पिता रसोई में चली गई। राधिका जी ने अर्पिता से पूछा, ये किसको साथ में पकड़ कर ले आई हो? उसकी बात सुनकर अर्पिता बोली, ये मेरे कॉलेज के मित्र हैं, बस रास्ते में ही मिल गए और मुझे घर छोड़ने यहाँ आ गए। बहू की बात सुनकर वो बोली, अब हमारे घर की बहू हो तुम। ये मर्दों से दोस्ती की कहानी यहाँ नहीं चलेगी। पराये मर्दों से कोई दोस्ती नहीं होती, समझी? एक औलाद तो दे नहीं सकी और चली है मर्दों से दोस्ती करने। ये सब आवाज़ बाहर कमरे में भी आ रही थी। तभी राजवीर वहाँ से चला आया और अपनी माँ को शांत कराया। कुछ देर बाद रोहन तो चाय पीकर वहाँ से चला गया था, लेकिन कुछ अनसुलझे सवाल भी साथ में लेकर गया था। उसको लग गया था कि अर्पिता के साथ कुछ ठीक नहीं है। रोहन के जाने के बाद राजवीर की अपनी माँ से बहस हो गई। उसने राधिका जी से कहा कि किसी मेहमान के आने पर तो शांत रहा करो, ऐसे अच्छा तो नहीं लगता। राधिका जी भी राजवीर पर भड़क गईं और बोली, जब देखो तब बहू की तरफदारी करता रहता है। एक बच्चा तो दे नहीं पाई, सर पर और बिठा कर रख लिया है इसको। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इसे ब्याह कर इस घर में लाई थी। इससे तो अच्छा है कि इसको तलाक देकर दूसरा विवाह कर ले। इतना कहकर राधिका जी गुस्से में अपने कमरे में चली गई। इधर अपने कमरे में रोते रोते दोनों माँ बेटे की बहस अर्पिता भी सुन रही थी, लेकिन अपने संस्कार बस कुछ कह नहीं पाई थी। फिर राजवीर भी अर्पिता के पास आकर उसको समझाने और चुप कराने में लग गया। इधर रोहन भी कुछ परेशान सा चेहरा लिए अपने घर आ पहुंचा। रोहन को देखकर रिया बोली, क्या हुआ? कैसे मुंह लटका रखा है? फिर रोहन ने रिया को सारी घटना बता दी। उसकी बात सुनकर रिया बोली, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये तो उनके घर का मामला है। लेकिन रिया की बातों से रोहन को चैन कहाँ मिलने वाला था। उसने अगले दिन ही अर्पिता के पास फ़ोन कर उसका हाल चाल पूछा। अर्पिता ने उससे कहा सब ठीक है, तो रोहन बोला, कल तो सब ठीक नहीं लग रहा था। इतना सुनकर अर्पिता ने कल के लिए रोहन से माफ़ी मांगी। रोहन ने उससे कहा, मुझसे मिलकर सारी बात बताओ कि परेशानी क्या है। माँ जी इतना गुस्सा क्यों कर रही थी तुम पर? अर्पिता ने कहा, तुम परेशान मत हो, छोटी सी बात है, जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रोहन नहीं माना और बोला कि मैं कल तुम्हारे यहाँ घर आकर बात करता हूँ। इतना सुनते ही अर्पिता बोली, तुम घर रहने दो, हम बाहर ही मिल लेंगे। अगले दिन दोनों कॉफ़ी शॉप में मिले तो अर्पिता ने रोहन को अपनी सासू माँ के गुस्से और चिड़चिड़ेपन का कारण बता दिया। साथ ही टेस्ट और रिपोर्ट की भी बात बता दी। सब सुनने के बाद रोहन ने कहा कि इसी के स्पेशलिस्ट मेरे एक डॉक्टर मित्र हैं। तुम वो रिपोर्ट की कॉपी मुझे मेल पर भेज देना, मैं उनको दिखा दूंगा
और अगर ज़रूरत पड़ी तो तुम दोनों को भी बुला लूँगा। तुम्हारी परेशानी का कुछ न कुछ हल निकालने का प्रयास करता हूँ। फिर वो दोनों वापस अपने अपने घर चले गए। अर्पिता घर वापस आ गई थी। शाम को राजवीर के आने के बाद उसने रोहन से मुलाकात की बात उसे बताई और रिपोर्ट भेजने के विषय में उसकी राय मांगी। राजवीर ने कहा कि पहले भी हमने जिन डॉक्टरों को दिखाया है उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चे की संभावना आईवीएफ के द्वारा ही संभव है, लेकिन इसके लिए हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। फिर इस सब से क्या फ़ायदा? फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए एक और डॉक्टर को दिखा लेते हैं। राजवीर के लिए भले ही ये कोई बात बड़ी नहीं हो, लेकिन अर्पिता को तो राधिका जी के कटाक्षों का सामना करना पड़ता था। इसीलिए अर्पिता ने अगले दिन सब जांच रिपोर्ट रोहन को भेज दी। रोहन ने अपने डॉक्टर मित्र को सब रिपोर्ट दिखाई। उन्हें देखने के बाद उसने भी वही बात कही जो बाकी सब डॉक्टर कह रहे थे कि आईवीएफ ही इसका इलाज है, लेकिन अर्पिता ने पहले ही रोहन से अपने हालात बताकर रखे थे। इसीलिए उसने डॉक्टर से कोई और रास्ता बताने का आग्रह किया। डॉक्टर ने कुछ सोचकर कहा कि एक उपाय हो सकता है, लेकिन इसका मेडिकल साइंस से कोई वास्ता नहीं है। रोहन कुछ उत्साहित होकर पूछता है, वो क्या है? डॉक्टर बताता है कि मेरे पास लगभग 1 वर्ष पूर्व एक कपल आए थे। उनका केस भी ऐसा ही था। वो भी आईवीएफ नहीं करा सकते थे तो वो चले गए। लेकिन अभी कुछ दिन पूर्व मैं अपने एक परिचित डॉक्टर के क्लिनिक पर गया था। वहाँ मुझे देखकर एक व्यक्ति ने अभिवादन किया। वो वही थे। मैंने उनसे पूछा कि तुम यहाँ कैसे? तो उसने मुझे बताया कि वो अपनी गर्भवती पत्नी की जांच कराने आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि पैसों का इंतजाम हो गया? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी वैद्य से देसी इलाज कराया है। अब उन्होंने क्या इलाज कराया वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उनकी और राजवीर की बीमारी एक ही थी। उनमें शुक्राणुओं की गिनती काफ़ी कम थी। मेडिकल साइंस में उनको बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन जो देसी दवा उन्होंने ली हो शायद उसने उन्हें बढ़ा दिया हो, जिससे ये सब संभव हो सका। मैं उस क्लिनिक से उनका पता लेकर तुम्हें दे दूंगा, तुम उनको मिलवा देना। ये बात रोहन ने अर्पिता को बताई तो अर्पिता ने कहा वो राजवीर से इस बारे में बात करेगी, लेकिन राजवीर इन सब वैद्य हकीमों पर विश्वास नहीं करते थे। फिर भी अर्पिता ने राजवीर को सब बात बताई, लेकिन जैसा अर्पिता ने कहा था वैसा ही हुआ। राजवीर ने साफ साफ मना कर दिया। उनका कहना था कि मेरे पिताजी का देहांत इन्हीं वैद्य और हकीमों के चक्कर में ही हुआ था। उनकी थोड़ी तबीयत बिगड़ी थी और वो अपना इलाज डॉक्टर से ना कराकर इन्हीं वैद्य और हकीमों से कराते रहे, जिससे उनकी जान चली गई। ये सब अपना पैसा बनाने के चक्कर में इंसान की जान से खिलवाड़ करते हैं। मैं इस बात के लिए बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दूंगा। अर्पिता ने रोहन को राजवीर का फैसला बता दिया और कहा तुम अब मेरी चिंता करना छोड़ दो, जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। रोहन ने अर्पिता की बात सुन तो ली थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने डॉक्टर से उनका पता लिया और उनसे जाकर मिला। उन्होंने बताया कि उनके एक रिश्तेदार के गांव में कोई व्यक्ति हैं जो दवा देते हैं। चाहे पुरुष में कमी हो या स्त्री में, वो रिपोर्ट देखकर उसके अनुरूप ही दवा देते हैं। रोहन के पास रिपोर्ट तो थी। वो एक दिन उसको साथ लेकर अपनी गाड़ी से ही उस वैद्य के पास चला गया। उस वैद्य ने रोहन को दवा का चूड़ दिया था, जो राजवीर को 3 महीने तक सुबह शाम देना था। अब दवा तो वो ले आया था, इसीलिए उसने अर्पिता को मिलने के लिए बुलाया। पिछली घटना के बाद से अर्पिता के घर जाने से वो कतराता था। जब अर्पिता आई तो उसने उसको वो दवा देते हुए कहा कि राजवीर को दवा देने का काम तुम्हारा है। तुम उसको ये दवा सुबह शाम खाने में डालकर दे देना। सब कुछ ठीक रहा तो तुम उसको बता देना कि तुमने वो दवा उसको दी थी। अगर दवा का असर नहीं होता तो कुछ भी कहने की आवश्यकता ही नहीं तुम्हें। अर्पिता को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो असमंजस में पड़ गई थी। एक तो राजवीर को बिना बताए दवा देना, दूसरी ओर राधिका जी के ताने। वो इस कश्मकश से निकल नहीं पा रही थी। यदि दवा का असर हो भी जाता है तो भी राजवीर को कैसे समझाना होगा
ये भी उसे मालूम नहीं था। लेकिन राधिका जी के दिन ब दिन बढ़ते हुए कटु वचनों की वजह से अर्पिता ने राजवीर को खाने में दवा मिलाकर देना शुरू कर दिया। लेकिन ये सब राजवीर के अलावा राधिका जी से भी छुपाना पड़ रहा था। इसी तरह कुछ दिन बीतते, रोहन अर्पिता से फ़ोन पर हालचाल पूछता रहता था। इन सब बातों को 7 महीने बीत चुके थे। एक दिन अचानक अर्पिता चक्कर खाकर गिर पड़ी। राजवीर डॉक्टर को दिखाने ले गया। डॉक्टर ने उनको बधाई दी कि अर्पिता माँ बनने वाली है। अर्पिता तो इस बात से खुश हुई, लेकिन राजवीर सोच में पड़ गया कि ये कैसे हो सकता है। वो अर्पिता के चरित्र पर शक करने लगा। राजवीर के चेहरे के हाव भाव देखकर अर्पिता ने उसको सारी सच्चाई बताई। राजवीर ने उस समय तो उसकी बात मान ली, लेकिन उसके मन में शक का बीज पड़ चुका था। घर आकर उन्होंने माँ को खुशखबरी सुनाई। राधिका जी ये खुशखबरी सुनकर खुशी से झूम उठी थी। अर्पिता ने रोहन को फ़ोन करके उसके किए गए प्रयासों के लिए धन्यवाद कहा। लेकिन राजवीर अब रोहन को दिए जाने वाले धन्यवाद को अलग ही नज़रिए से देख रहा था। वो अब उनकी दोस्ती पर शक करने लगा था। जहां राधिका जी का व्यवहार अर्पिता के प्रति मधुर होने लगा था, वहीं राजवीर का व्यवहार अर्पिता के प्रति बदलने लगा। वो अर्पिता से अब पहले की तरह प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करता था। बात बात पर अर्पिता से झगड़ा करने लग गया था। अर्पिता अब सास के तो करीब आ गई थी, लेकिन उतनी ही पति से दूर भी हो गई थी। अर्पिता ने एक पुत्री को जन्म दिया। उसकी सास बच्चे के जन्म से बहुत ही खुश थी, लेकिन राजवीर के मन में पड़ रहा शक उसकी खुशियों पर हावी हो चुका था। वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं था, यहाँ तक कि वो हॉस्पिटल अपनी पुत्री को भी देखने नहीं गया। राधिका जी अर्पिता को अपनी पलकों पर बिठाकर रखती थी, लेकिन अर्पिता राजवीर को फूटी आंख भी नहीं सुहाती थी। रोज रात को राजवीर नशे में धुत होकर घर आता और अर्पिता से झगड़ा करता था। राधिका जी भी राजवीर के इस बदले हुए व्यवहार से हैरान थी, क्योंकि जो लड़का अपनी पत्नी के प्रति अनुचित व्यवहार करने पर अपनी ही माँ से लड़ जाता था, वो अब रोज नशे में अपनी पत्नी से झगड़ा करता था। एक रात राजवीर नशे में आया और हमेशा की तरह दोनों पति पत्नी में झगड़ा होने लगा। लेकिन अब उसने अपने मन में पड़ रहे शक को पूर्णतया जाहिर कर दिया और रोहन का नाम ले लेकर उस पर लांछन लगाने लगा। राधिका जी भी वहां आ गई थी। राजवीर को डांटते हुए बोली कि बहू से इस तरह का बर्ताव क्यों कर रहा है और अपनी बेटी को देखकर खुश क्यों नहीं रहता। इतना सुनकर वो अपनी माँ से बोला, जिस पोती को देखकर तुम इतना खुश होती हो वो तुम्हारी है ही नहीं, वो तो रोहन की है। इतना सुनते ही राधिका जी ने अपने बेटे को थप्पड़ जड़ दिया। माँ को अर्पिता की तरफदारी करता देखकर राजवीर ने माँ को अपनी जांच के बारे में बता दिया। वो बोला, डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार वो बाप बन ही नहीं सकता और ये बच्चा हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। बेटे के मुंह से इतना सुनते ही राधिका जी ने अपनी बहू को प्रश्न भरी निगाहों से देखा। अर्पिता ने उनको सच्चाई बताने का प्रयास किया, लेकिन अब वो कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। राधिका को तो अपने बेटे की बात पर ही भरोसा था, क्योंकि उसने सबूत के तौर पर अपनी जांच रिपोर्ट जो दिखाई थी, उसी समय अर्पिता को उसकी बेटी के साथ उन्होंने घर से निकाल दिया। राजवीर ने कहा कि वो कल ही उसको तलाक के कागज भिजवा देगा। अब किसी तरह अर्पिता अपने घर आ गई थी। उसके माँ बाप गरीब थे। अर्पिता ने उनको अपनी आप बीती बता दी। अगले ही दिन राजवीर ने अदालत से तलाक की अर्जी दे दी। रोहन ने भी अगले दिन हालचाल पूछने के लिए अर्पिता को फ़ोन किया। रोहन से बात करते करते अर्पिता रोने लगी। रोहन को उसने अपना सारा दुख बयां कर दिया। रोहन ने कहा, मैं राजवीर से जाकर बात करता हूँ और उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन अर्पिता ने उसको मना कर दिया। कहा कि अब वो किसी की बात नहीं सुनेगा। अर्पिता के पास तलाक का नोटिस भी आ गया और तारीख पर सब वहाँ पहुँच गए। अदालत की कार्यवाही में रोहन भी अर्पिता के साथ आया। उसको आया देखकर राजवीर को गुस्सा तो आया, लेकिन सबके सामने अपना गुस्सा पी गया और कुछ कह न सका। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई तो राजवीर ने तरह तरह के लांछन अर्पिता पर लगाए और तलाक का कारण भी यही
कि बच्चा उसका नहीं है। जब अर्पिता से पूछा गया तो उसने देसी इलाज वाली सब बात बता दी, लेकिन अदालत में तो सबूत ही चलते हैं जो अर्पिता के पास नहीं थे, क्योंकि कानून तो मेडिकल साइंस की ही रिपोर्ट मांगता है। इस पर अर्पिता के वकील ने कहा कि सबूत के लिए अदालत डीएनए टेस्ट करवा सकती है। इसके लिए तारीख दी गई। अब अगली तारीख में टेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ही फैसला होना था। टेस्ट कराकर उसकी रिपोर्ट अदालत में जमा कर दी गई। तारीख के दिन अदालत में बताया गया कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के अनुसार बच्चा राजवीर का ही है। अब इस रिपोर्ट को देखकर राजवीर आत्मग्लानि से भर गया और अदालत से अपनी तलाक की अर्जी वापस लेने का अनुरोध करने लगा। लेकिन अब अर्पिता ने समझौता करने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब एक बार शक रिश्ते में आ गया है तो दूसरी बार भी ये होगा, और जब एक बार रिश्ते में दरार आ जाती है तो वो कभी नहीं भरती। उसने अदालत से तलाक लेने का आग्रह किया। इस तरह उनका तलाक हो गया। राधिका जी और राजवीर अपनी गलती पर शर्मिंदा थे। एक छोटे से शक के बीज ने उनकी खुशियों भरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अर्पिता अब अपनी बेटी के साथ अपने घर में ही रहने लगी। रोहन ने अर्पिता की नौकरी लगवा दी थी ताकि वो अपना और अपनी बेटी का जीवन यापन कर सके। राजवीर अब बीच बीच में अपनी बेटी से मिलने आ जाया करता था। कभी कभी अपनी बेटी को अपनी माँ के पास भी ले जाया करता था। अर्पिता ने अपनी बेटी से पिता और दादी का प्यार नहीं छीना, लेकिन उसने उन लोगों से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। एक औरत सारे दुख और तकलीफ झेल सकती है, लेकिन जब बात उसके चरित्र पर आती है तो फिर वो चुप नहीं रहती। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।